गुड इवनिंग साथियों। हाँ, और अब देखो, आज वहीं जहाँ से कल की क्लास अंत हुई थी थोड़ा सा पीछे रह गए, मतलब कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कल की क्लास थी वो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, बाकी थोड़ी लेंथी थी। आज उसी क्लास को हम जहाँ से क्लास का समापन हो रहा है वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें उससे आगे क्या क्या जो भी आवर्त सारणी के बारे में चर्चाएं हैं, और हम बात करेंगे कि आवर्त सारणी में जो प्रतीक हैं उनको किस प्रकार से दिया गया है, वो सारी की सारी चर्चाएं तो हम करेंगे ही, ठीक है। उनके बारे में पूरी की पूरी आवर्त सारणी से संबंधित चर्चा करेंगे। हम पहले आपको एक बार टॉपिक से वापस से रूबरू करवा दूं कि भाई याद रहे या ना रहे, या आप पहली बार आज वीडियो देख रहे हो केमिस्ट्री का, तो पहले बता दें कि हम लैब असिस्टेंट के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी सिलेबस हैं और उस सिलेबस के जो टॉपिक हैं उनको करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिलेबस से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, जैसे आवर्त सारणी है, हाइड्रोकार्बन है, गैसीय अवस्था है, द्रव अवस्था है, तो उन टॉपिकों में से सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया आवर्त सारणी। देखो ऐसा है कि चाहे कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट लेके अपन पढ़े, सब्जेक्ट में सबसे पहले वही टॉपिक पढ़ेंगे हम जो टॉपिक हमें लगे कि हाँ ये टॉपिक हैं वो इजी हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लगे यूँ भी कि हम इस टॉपिक से पहले भी कई सदियों पहले की बात भी चले तो हम इनसे रूबरू हो चुके हैं, ठीक है। जैसे आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी से हर कोई वाकिफ़ है, ठीक है। यानी कि आवर्त सारणी से चाहे कोई भी कहे, कोई भी प्राणी कहे, चाहे आर्ट्स का कहो, चाहे साइंस का कहो, चाहे कॉमर्स का कहो, वो सब वाकिफ़ है। तो हमने सबसे पहले टॉपिक कौन सा उठा के लिया? आवर्त सारणी का, ठीक है। अब आवर्त सारणी का जो टॉपिक उठा के अपन ने लिया उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आवर्त सारणी के मॉडल प्रतिरूप कौन किस किसने दिए थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे हम बात करें आवर्त सारणी का जो पहला प्रतिरूप था वो डाइबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, उसे आवर्त सारणी का त्रिक नियम भी कहते हैं। उससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं भाई, शानदार सा प्रश्न बनता है, ठीक है। वो प्रश्न बनता क्या है, अब अपना वाला जो बोर्ड है वो भी बड़ा शानदार है। वो उससे आप भली भांति उससे परिचित हैं कि बोर्ड का अगर नाम आ जाए कि कौन सा बोर्ड है, ये वाला है और ये लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है, तो वो अपने आप लगेगा कि अपन पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा लेवल अपना भी क्या करें बढ़ा दें। तो उससे प्रश्न बनता है सीधा सा साफ तौर पे, जैसे कि भाई कोई अगर प्रश्न मैं बताऊं आपको, अपन वहीं से थोड़ा सा डाइबेराइन त्रिक के बारे में थोड़ी सी वापस से जानकारी प्राप्त कर लें कि भाई डाइबेराइन त्रिक क्या था। कि डाइबेराइन ने कहा कि पहला तत्व और तीसरा तत्व, कोई भी एक त्रिक में 3 तत्व हैं, उनमें से पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार है वो दूसरे तत्व के औसत भार के समान होता है या बराबर होता है, लगभग ऐसा कुछ का, ठीक है। अब उसी त्रिक से रिलेटेड प्रश्न बनाने वाला इस प्रकार से बना दे कि भाई कोई तत्व है X और उसका परमाणु भार है 39, और कोई तत्व है Z, उसका परमाणु भार है 169। तो किसी तत्व Y का परमाणु भार त्रिक नियम के अनुसार क्या होगा? त्रिक नियम के अनुसार क्या होगा? प्रश्न शानदार सा है भाई, पूछने वाला पूछे तो ठीक है, वाजिब प्रश्न बनता है कि हाँ त्रिक नियम क्या था, त्रिक नियम क्या कह रहा है, और उसी त्रिक नियम के अनुसार ही हमें क्या करना है भाई, इस Y जो परमाणु हैं, तत्व हैं, उसका क्या करना है, हमें औसत भार या भार निकालना है, यही चीज़। तो उसने साथ में क्या दे दिया? त्रिक नियम। और त्रिक नियम क्या कहता है कि भाई पहले और तीसरे का औसत भार किसका होगा भाई? बीच वाले मध्यमवर्ती तत्व का। तो हम मान सकते हैं कि भाई त्रिक के अनुसार 3 इन्होंने तत्व दिए हैं, तो भाई पहले पे कौन सा? X, सेकंड पे Y तत्व है कोई, और थर्ड पे कौन है? Z है, ठीक है। X का उन्होंने दे दिया कि भाई औसत उसका जो भार है वो कितना? 39, और इधर करें तो 169, ठीक है। अब इन दोनों का जो भार है उनका औसत है वही क्या होगा भाई? इस Y का भार होगा,
ठीक है, ऐसा प्रश्न पुटअप करें और प्रश्न शानदार सा है, यूं नहीं कि भाई यूं ही उठा के पूछ ले, प्रश्न बड़ा शानदार है भाई, कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लो कि भाई कितना, तो वही की ऐड कर लो और डिवाइड बाई 2, 208 यही बनेगा भाई। अब 208/2 और हो गया कितना, 104। तो y का जो औसत भार है वो कितना होगा, 104। और ऑप्शन में हमें मिलेगा त्रिक नियम के अनुसार। अगर नहीं समझा है हमने पहले तो हम इधर उधर देखेंगे, कोई तुक्का ही लगाए, वरना 4 ऑप्शन मिल जाए हमें कि भाई 104, 103, 105 और 99, तो कौन सा होगा, तो सीधा सा कि भाई कौन सा, कि 104 वाला। इसी प्रकार से अगर एक और प्रश्न अपन साथ में ले ले कि भाई कोई भी क्रमशः तत्व हैं ए बी सी, जिसमें ए का भार है वो 40 ग्राम है, सी का भार 60 ग्राम है, तो तत्व बी का भार क्या होगा त्रिक नियम के अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न सिंपल से आप आराम से कर सकते हो खुद से, कि खुद से प्रश्न बनाना तो देखो चाहे साइंस से रिलेटेड हो कोई भी, कि भाई कहीं पे भी अपन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में ये चीज़ है कि भाई हमें प्रश्न खुद से बनाना आना चाहिए, कि भाई हाँ कि मैं प्रश्न है वो कोई भी टॉपिक ले लूँ, मैं उस टॉपिक में प्रश्न आराम से पुटअप कर सकता हूँ, बना सकता हूँ कि हाँ ऐसा प्रश्न इस टॉपिक से बन रहा है, और तभी हमारे टॉपिक क्या है समझ आएगा, साफ तौर पे बात तो ये है। ठीक है, तो ये तो था त्रिक नियम। त्रिक नियम के बाद में कौन सा था भाई, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। सेकंड कौन सा था, अष्टक सिद्धांत। अब देखो जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था उसने कहा कि भाई सारे गामा पदा निशा वाली जो स्वर ध्वनि है उसी स्वर ध्वनि का जो पहला तत्व है वो किससे समान होगा, 8वें तत्व से समान होगा, यही कहना चाहता है वो। ठीक है, उस समय तक ये तो था कि भाई अक्रिय गैसों की खोज हो नहीं रखी थी, तो जो पहले पे लिथियम था तो 8वें पे वापस कौन आ रहा था, सोडियम आ रहा था। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया कि भाई पहले और वापस 8वें तत्व के जो गुण हैं वो लगभग क्या थे, समान थे। लेकिन इनका जो नियम था वो कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, यानी कि कैल्शियम तक तो ये नियम लागू हो रहा था। जैसे जैसे उसके बाद में जैसे डी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं कक्षक, अपन जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना शुरू करे, डी कक्षक की बात करें, तब वहाँ जाकर के क्या होता है, ये नियम भी फेल हो जाता है। ठीक है, यानी कि डाइबेराइनर का त्रिक है वो भी कई जगह पे भार को नहीं समझा पाता, औसत भार को। ठीक है, ये नॉर्मल से तत्वों के लिए ही लागू है। उसके बाद में सेकंड चीज़ कहे तो अष्टक सिद्धांत भी कैल्शियम तक, उसके बाद में जैसे ही डी कक्षक में प्रवेश करे तो वहाँ ये सिद्धांत भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसके बाद में कौन आए, मेंडेलीव। ठीक है, अब देखो हम बात करें इसके बाद में कौन आए, मेंडेलीव। आज देखो थोड़ा सा इसके बारे में वापस से बात करें मेंडेलीव के बारे में, कि भाई मेंडेलीव को आवर्त का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने आवर्त किस आधार पे दी, इन्होंने आवर्त का सर्वप्रथम वर्गीकरण था वो मेंडेलीव ने किया। तो प्रश्न पूछते हैं कि भाई आवर्त सारणी का श्रेणीबद्ध तरीके से वर्गीकरण किसने किया, और सीधा सा वो दे दे कि भाई डाइबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, नन ऑफ दीज। तो अपने लिए तो भाई किसने किया, मेंडेलीव ने। तो ये अपने को याद रखना है साफ तौर पे। ठीक है, साथ साथ टॉपिक जैसे जैसे अपन करें उन टॉपिकों के साथ साथ आप बस इतना सा ध्यान रखो कि भाई इन टॉपिकों से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, उन प्रश्नों के बारे में साथ साथ अपन जैसे जैसे टॉपिकों के साथ साथ प्रश्नों के बारे में भी अपन बात करें। ठीक है, तो यहाँ देखो अब मेंडेलीव को क्या कहा जाता है भाई, आवर्त सारणी का जनक। तो शॉर्ट में अपन लिखें जनक कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मेंडेलीव को कहा जाता है। सीधा सा याद रखने लायक चीज़ है, याद रह जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़े कि भाई मेंडेलीव ने आवर्त सारणी किस सिद्धांत पे दी। तो मेंडेलीव ने सीधी सी बात है कि भाई परमाणु के इन्होंने आवर्त सारणी
इनके आवर्त सारणी का नियम क्या था? आवर्त नियम था वो था परमाणु भार के आधार पर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है पूछने वाला। अब देखो सीधी सी ये भी इंपॉर्टेंट है कि परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया किसने किया? मेंडेलीव ने। हम आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि भाई हेनरी मोजले उन्होंने आवर्त सारणी का वर्गीकरण किस आधार पे किया। तो प्रश्न पूछने वाला उससे भी प्रश्न पुटअप करे, ठीक है, और प्रश्न पूछ के पुटअप करके उससे पूछ ले कि भाई ये किसने दिया। अपन बात करेंगे आगे क्रमांकों की, तो उसके आधार पे तो अपने पहले से क्लियर रहना चाहिए कि परमाणु भार के आधार पे जो वर्गीकरण है वो किसने किया? मेंडेलीव ने, ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने आवर्त सारणी को वर्गीकृत की बात करें, इन्होंने आवर्त सारणी को 2 भागों में बांटा। देखो इनकी बात करें कि इन्होंने आवर्त सारणी को 2 भागों में बांट दिया। एक तो क्षैतिज और सेकंड की बात करें ऊर्ध्वाधर। अब देखो मोटे तौर पे ये चीज है भाई, एक तो क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज जो सीधे रेखा में थे उनको क्षैतिज कह दिया, और जो खड़े थे उनको ऊर्ध्वाधर, यानी कि इनके अलग अलग नाम दे दिया। जो क्षैतिज थे उनको तो कहा आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर थे उनको कहा वर्ग, अब देखो यानी जो क्षैतिज थे उनको तो नाम दिया इसने क्या? आवर्तों की संख्या हम पढ़े, जैसे जैसे प्रश्न पुटअप करने वाला भी अगर अच्छे से करे तो वो भी शानदार तरीके से करे। तो आवर्तों की संख्या तो चाहे आवर्त सारणी का मोजले का देखोगे, चाहे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप देखोगे, वहाँ आवर्तों की संख्या तो समान ही है। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। तो हम लिखे आगे, तो उसमें लिख देना कि भाई आवर्त हैं, आवर्त कितने हैं? 7 हैं। अब उसके बाद में हम आगे देखें तो उसके बाद में अपने को क्या मिलता है? वर्गों के बारे में। अब देखो वर्गों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, वर्गों के बारे में अपन देखें तो सीधा सा है कि भाई वर्गों के बारे में, तो इसमें वर्ग कितने? 8। आवर्त सारणी में वर्ग कितने? 8। अब इन वर्गों को क्या क्या मेंडेलीव ने उपवर्गों में विभाजित कर दिया, यानी कि इन वर्गों को किस में विभाजित किया? उपवर्गों में, ठीक है। वर्गों को किस में विभाजित कर दिया? उपवर्गों में, यानी कि ऐसे कि भाई फर्स्ट ए, इस प्रकार से कि बात करें अपन कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, ठीक है। यानी कि इन्होंने आवर्त सारणी को एक सीक्वेंसली प्रारूप दे दिया। किस प्रकार? देखो मैं एक बार वर्ग लिख रहा हूं, आप साथ साथ चलना कि भाई फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6 बी, हम बात करें आगे तो 7 बी, 8वां। इस देखो यहाँ तक तो एक एक वर्ग में कितने कितने तत्व आ रहे थे उनकी बात, ठीक है, यानी कि हर एक वर्ग की बात। अब यहाँ इस 8वें वर्ग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया। कितनों में? 3 उपवर्गों में विभाजित किया, ठीक है, इस 8वें को। अब उसके बाद में वापस से फर्स्ट ए, सेकंड बी, उसके बाद में फर्स्ट बी और सेकंड बी बी, फिर थर्ड,
ए, यहाँ लिख रहे हैं अपन वापस से कि थर्ड ए, उसके बाद में फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवन ए। ठीक है, यानी कि अब वर्गों की काउंटिंग कर लेगी, टोटल कितने वर्ग बने, तो वही अपने वालों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, इन्होंने इस प्रकार से वर्गों के रूप में रूपांतरित कर दिया, यानी कि 17 वर्ग रूपांतरित कर दिए। 17 के बाद में 18वें वर्ग की किसी प्रकार से कोई खोज हो नहीं रही थी, यानी कि जो अक्रिय समूह था, शून्य समूह था, जो गैसें थी, नोबेल गैसें, उनकी जब तक मेंडलीव जी थे उस टाइम तक कोई प्रकार की खोज नहीं हुई। तो अपन इसे ये कह सकते हैं कि अपने को अगर पूछने वाला प्रश्न बना के पूछे कि भाई मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में अपने को मिले 8 तो टिक ऑन 8, और अगर 8 नहीं मिले तो अपने उपवर्गों के रूप में अगर वो पूछेगा कि भाई उपवर्गों के रूप में इसको विभाजित कर दिया तो उपवर्गों में कितने भाई 17। ठीक है, ये 17 करके आना, अगर 17 नहीं करके आए तो फिर खतरा है, आपको भी पता है। ठीक है, और मेरिट जिस प्रकार से जाती हैं तो उस हिसाब से 17 नहीं करोगे तो खतरा तो बनने ही वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब यहाँ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, यहाँ आराम से समझ आई है चीज़, तो आगे बढ़े अपन थोड़े सी आगे चर्चा करें। तो एक और चीज़ की, जब तक मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी तब तक क्या था कि भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी जैसे उन्होंने दी तब उनकी आवर्त सारणी में, उनकी आवर्त सारणी तक 63 तत्वों की खोज हो गई थी। कितने तत्वों की? 63 तत्वों की खोज हो गई। जब तक आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उस आवर्त सारणी को दिया तब तक कितने तत्वों की खोज हो रही थी? 63 तत्वों की खोज हो रही थी। ये तो बेसिक चीज़ है किनकी? मेंडलीव की बात। अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता, यानी कि उन्होंने आवर्त सारणी को भाई श्रेणीबद्ध किया, किस तरीके से किया, उनकी विशेषता क्या थी इसकी आवर्त सारणी की, उनके बारे में अगर अपन 2 पॉइंट लेकर के करें तो एक तो इनके तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, ये चीज कि भाई तत्वों के वर्गीकरण की बात करेंगे। पहले तो ये है कि भाई तत्वों के जो वर्गीकरण था उनका वो एक तत्वों का जो वर्गीकृत किया वो सीधा का सीधा सामान्य तौर पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कई तत्वों के बारे में भविष्यवाणी भी की। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई कई ऐसे तत्व भी हैं, जैसे जर्मेनियम की बात करें, चाहे अपन गैलियम की बात करें, ये जो तत्व थे वो आवर्त सारणी में बाद में आए। ठीक है, उन तत्वों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी इन्होंने कि भाई कोई तत्व ऐसे भी प्रकृति में विद्यमान है वो जो बाद में अपने को मिलेंगे, उनके बारे में इन्होंने बात कही। ठीक है, तो इस चीज़ का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। हाँ, हो गया। अब देखो, अब हम बात करें आगे। अब बात हम किसके बारे में करें कि इसकी विशेषता। अब हम किसके आवर्त सारणी की विशेषता? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उनकी विशेषता। बस हम पॉइंट लिखे, पॉइंट को आप समझना बस कि भाई इनका क्या था। पहले तो तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, ये यानी कि इन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण है वो सीधे तौर पे किया कि भाई इनके भार के आधार पे। वर्गीकरण किसके आधार पे था?
भार के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण सीधे तौर पे किया कि भाई ये तत्व यहाँ हैं तो इसके बाद में इसका परमाणु क्रमांक ये होगा, इसका भार ये है, तो इनके आधार पे इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। पहली विशेषता तो यही थी कि भाई इन्होंने तत्वों का सही तरीके से वर्गीकरण किया। ठीक है, अब कमियां रहती हैं, इनके भी प्रारूप में कमियां रही थी, कहाँ रही वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार के लिए ये इसकी विशेषता थी और शानदार थी। उसके बाद में दूसरी चीज अगर अपन ले, दूसरी क्या थी, तत्वों की भविष्यवाणी। अब देखो ये भविष्यवाणी यूं नहीं कि मेंडलीव है वो अपने मारवाड़ी टाइप में कहे कि भोपा वो थे कि भाई आया होगा और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी हो, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने उसी प्रकार से कि भाई जो तत्वों की खोज की उनके गुणों के आधार पे इन्होंने ये प्रकृति में देखा कि हाँ कई प्रकार के ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं जिनकी खोज भविष्य में आने वाले वैज्ञानिक करेंगे। ठीक है, उनके बारे में बात करें तो ये भी इन्होंने, जैसे हम बात करें स्केडियम की, अपन बात करें गैलियम की, जर्मेनियम की, ये जो तत्व थे ये तत्व बाद में खोजे गए, फिर भी आवर्त सारणी में इनके लिए रिक्त स्थान रख दिया पहले से ही। ठीक है, यानी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान रख दिया कि भाई ये जो तत्व हैं इनकी खोज आगे आने वाले काल में की जाएगी, और सीधी जो इन्होंने रिक्त स्थान रखा तो अपितु आगे आने वाला जो काल था उसमें इन तत्वों की क्या की गई, खोज की गई। ठीक है, ये था इनकी विशेषता, जो इनकी जो आवर्त सारणी थी, इनकी आवर्त सारणी की प्रमुख रूप से ये विशेषता मानी जाती है। अब देखो ये तो इनकी विशेषताओं के बारे में ये दो चीज़ें ठीक है इंपॉर्टेंट सी, तो ये है ठीक है कि इन्होंने तत्वों के बारे में भविष्यवाणी कर दी। अब इसके बाद में इनकी विशेषताओं के बाद में अपन आगे बढ़े तो बात करें अपन इनके तत्वों की विशेषता। अब देखो इनका मॉडल जो था वो का इनके जो प्रारूप थी या इनकी जो आवर्त सारणी थी उनमें क्या कमी रह गई। भाई कमी तो हर किसी में होती है, तो इनकी आवर्त सारणी में भी क्या कमी रह गई ऐसी कि जिस कमी के कारण इनकी आवर्त सारणी को मान्यता नहीं दी गई पूर्ण रूप तरीके से। ठीक है, इसके बाद में हेनरी मोजले ने विस्तृत की। ठीक है, उसके बाद में दीर्घ रूप था रेंग और वार्नर ने दिया, तो उनके बारे में उन्होंने दिया, तो इनकी कमी कहाँ रह गई, उन कमियों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा अगर अपन करें कि भाई कि इनकी कमी क्या थी, तो कमियों के बारे में देखो। कमियां, सबसे पहली कमी तो सबको पता है, कौन सी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए, निश्चित नहीं कर पाए। सबसे मेन चीज तो इनकी आवर्त सारणी की जो कमी थी वो कमी क्या थी कि हाइड्रोजन का जो स्थान था वो निश्चित नहीं कर पाए। कौन, मेंडलीव जी। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें तो ये पहले वर्ग से संबंधित भी गुण प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, यानी लिथियम, नाइट्रोजन, इनके बारे, सोडियम, इनके बारे में अगर बात करें तो इनसे संबंधित भी ये गुण प्रदर्शित कर रहा था। इसके बाद में सेकंड चीज कहे तो ये 17वें वर्ग के समान भी जो हेलोजन समूह था उनके समान में भी ये क्या कर रहा था, गुण प्रदर्शित कर रहा था। इसलिए मेंडलीव जी इसको निश्चित स्थान नहीं दे पाए। पहली कमी तो यही। अब हाइड्रोजन बाबा को स्थान तो आगे आवर्त सारणी में दिया। ठीक है, ये वही कि भाई हम तो थैला लेके इधर उधर चल पड़ेंगे वो वाले हैं, तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए, ये इनकी पहली कमी, और इसी वजह से इनकी आवर्त सारणी को मान्यता नहीं मिली। अब इसके बाद में दूसरी था कि तत्वों का असंगत युग्म। असंगत युग्म। अब बात करें
तत्वों के असंगत युग्म के कारण, यानी कि जो इनका भार था। अब इनके बारे में अगर बात करें हम तीसरी चीज़ की कि भाई अब इनका जो तत्वों का भार थे, उनका जो युग्म था वो भी असंगत तरीके से, जैसे कि भाई जो आर्गन है, आर्गन के बाद में पोटेशियम, अब इनका जो परमाणु भार बात करें तो इसका तो 0.9 और इसका 39.1 ये था। और आवर्त सारणी में अगर अपन आगे बढ़ेंगे, जब जैसे नोबेल गैसों की खोज कर दी जाए तो आर्गन को परमाणु क्रमांक के आधार पे देखें तो 18 पे, पोटेशियम 19 पे, ठीक है। अगर 19 पे है तो इसका मतलब कि भाई यहाँ भार वाला जो असंगत युग्म में बैठाए थे इन्होंने, वो असंगत थे, यानी कि जो भार वाला सिस्टम था वो यहाँ लागू नहीं होता। यही चीज़ है कहने का मतलब तो भाई, ठीक है। या अगर बात करें दूसरा कि कोबाल्ट और निकल, इनके भी परमाणु भारों की बात करें तो इनके परमाणु भार भी निकल के परमाणु भार हैं वो कम है, किससे? कोबाल्ट से, और कोबाल्ट से कम है। इस कारण इसमें भी क्या आती है भाई, समस्या आती है कि भाई ये परमाणु भार जो इनके जो युग्म थे, या इन्होंने जो अपना जो नियम दिया कि भार के आधार पे, तो भार के आधार पे ये सही तरीके से लागू नहीं हो पाए। इन्हीं कारण जो इनकी आवर्त सारणी थी उनको भी क्या कहा गया कि भाई ये आवर्त सारणी भी हम नहीं माने, ठीक है। बाकी इन्होंने आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया, एक श्रेणीबद्ध तरीके से दिया, इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इन्होंने आवर्त सारणी के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भागों को वर्ग और आवर्तों के रूप में बांट दिया, ठीक है। इनके वर्गों को पूर्ण रूप से उपवर्गों में विभाजित करके संख्या दी, जो और क्षैतिज भाग थे उनको आवर्तों के रूप में संख्या दी, ठीक है। और इन्होंने तत्वों का एक वर्गीकरण किया, ठीक है। ये सारी की सारी जो विशेषताएं थी वो आवर्त सारणी की, मेंडलीव की थी। लेकिन ये इन कमियों के कारण ही क्या हुआ कि भाई इनकी आवर्त सारणी को मान्यता नहीं दी। अब इनकी आवर्त सारणी को मान्यता नहीं दी, इसका मतलब कोई नया बंदा उठेगा और वो आकर के बताएगा कि भाई आवर्त सारणी इस प्रकार से अगर हम दें तो आवर्त सारणी के जो गुण हैं, तत्वों के जो गुण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो आवर्त सारणी सही तरीके से लागू होती हैं। तो इनके बाद में आते हैं हेनरी मोजले, उन्होंने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। पहली चीज तो यही कि आधुनिक आवर्त सारणी दी किसने? हेनरी मोजले ने। किसने दी? हेनरी मोजले ने। इन्होंने आवर्त सारणी जो दी, इन्होंने आवर्त सारणी दे दी थी कि भाई जो आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक हैं वो एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं, कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं तो वापस से जैसे ही किसी वर्ग में आ रहे हैं जो परमाणु क्रमांक के आधार पे, तो वो समान गुण भी प्रदर्शित करेंगे। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी समान रहेगा, उनका जो कक्षा कक्ष है वो भी कहीं ना कहीं समान रहेगा, उनके जो गुण हैं वो भी क्या रहेंगे? समान रहेंगे। इस आधार पे हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी। अब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम बात करें आगे, तो इसमें सबसे पहला तो यही कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, वही चीज पूछेंगे भाई। पहले मेंडलीव से संबंधित पूछे तो याद रखना कि भार था उनका नियम, ठीक है, यानी कि भार के आधार पे उन्होंने आवर्त सारणी का नियम दिया। अब आधुनिक आवर्त सारणी के नियम की बात करें तो इनका नियम क्या था कि परमाणु क्रमांक एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं। अब कि इनका जो नियम था कि भाई जो परमाणु क्रमांक है वो एक निश्चित तौर पे कि आगे आगे बढ़ने पर एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि इनके जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं वो क्या रहेंगे? जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पे कि भाई उनकी वापस एक निश्चित
समय अंतराल बाद में पुनरावर्ती होती हैं। ये कहा किसने? हेनरी मोजले ने। और इनका जो नियम था वो सटीक बैठा और इनके नियम के आधार पे इन्होंने आवर्त सारणी दे दी। तो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किसने दी? हेनरी मोजले ने। ठीक है, इनकी आवर्त सारणी ही जो अपन अब नॉर्मली वे में पढ़ते हैं वो इनकी आवर्त सारणी मानो। ठीक है, इसके बाद में आवर्त सारणी का दीर्घ रूप दिया था। दो वैज्ञानिकों के बारे में हम और बात करेंगे, एक रैंग और एक वार्नर, उनके बारे में बात करेंगे। वो उन्होंने आवर्त सारणी का दीर्घ रूप दिया था, थोड़ा सा आवर्त सारणी को मॉडिफाई किया था उसके बारे में। ठीक है, बाकी था यही कि आधुनिक आवर्त सारणी था, इसी का दीर्घ रूप किया। तो हम जो आवर्त सारणी देखते हैं पढ़ते हैं वो इन्हीं के बारे में, इन्होंने ही दी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक अगर कह दिया जाए या आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो किसने दी? हेनरी मोजले। और नॉर्मल तरीके से कि आवर्त सारणी का जनक है, ठीक है, आवर्त सारणी का जनक है वो किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। दोनों चीज़ याद रखोगे। ठीक है, अब हम बढ़े आगे। अब इन्होंने भी भाई वो तो पहले से था कि भाई जो क्षैतिज हैं उनको आवर्त कहेंगे और जो ऊर्ध्वाधर हैं उनको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ये चीज़ तो कौन कह गया? मेंडलीव। तो यहाँ पे भी वही लागू हो रही थी, यानी कि इनकी जो आवर्त सारणी थी उनमें भी आवर्त थे कितने? 7 वर्ग। अब बात यहाँ वर्ग 1 से लेके 8 तो पहले से थे। एक और कौन सा? शून्य या क्रिस। कालांतर में जैसे जैसे खोज हुई अक्रिय गैसों की, हीलियम की, नियोन की, ठीक है, आर्गन की, इनकी जैसे जैसे खोज हुई उनको एक अलग से नोबेल गैसों के रूप में, अक्रिय गैसों के रूप में या शून्य वर्ग के रूप में रख दिया आवर्त सारणी में। ठीक है, और उसी शून्य वर्ग, इस शून्य वर्ग को देने वाला वैज्ञानिक ये अगर पूछ ले तो याद रखना कि भाई जो शून्य समूह है, शून्य वर्ग है या 18 वर्ग भी कहते हैं आवर्त सारणी में, उसको दिया किसने? तो नाम याद रखना, रामसे। ठीक है, ये याद रखना, किसने दिया? रामसे ने दिया। रामसे ने दिया। ये भी कॉमनली तरीके से अपने क्या करना है, याद रखना है कि भाई 18वां वर्ग था वो किसने दिया? रामसे ने दिया। अब यहाँ बात करें तो ये कितने थे भाई? कितने? 8 और 1 ये, तो कुल मिला के वर्ग कितने हो गए? 9। वर्ग कितने हो गए? 9 हो गए। अब इन वर्ग 9 हो गए, इनके नामों के बारे में हमें पता चल गया। जितने तत्व थे उनकी लगभग तत्वों की खोज कर दी गई। यहाँ तक इन्होंने जब तक दी तब तक 112 तत्वों की खोज कर दी, रखा कि 118 तत्व तक भविष्य में खोजे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे तब उनके बारे में सब बताया जाएगा आपको धीरे धीरे कि आवर्त सारणी में तत्व 118 हैं, उनको किस प्रकार से नामांकित किया जा रहा है और जैसे जैसे तत्वों की नए तत्वों की खोज हो रही है उनको कहाँ पे रखा जा रहा है आवर्त सारणी में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आप निश्चित रहो, बस जुड़े रहो। अब देखो रहना बस यही। अब ये हो गए कि भाई वर्गों की संख्या कितनी की? 9। ठीक है, अब इन वर्गों को वही उप वर्गों में विभाजित करके करेंगे तो वो कितने हो रहे थे? 17 और इधर 1, ये टोटल कितने वर्ग हो गए भाई? 18। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें वर्ग हो रहे थे 17, इधर कितने हो रहे हैं? 18। ये याद रखना है। ठीक है, ये भी अपने को क्या रखना है? याद रखना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अपना क्लियर हो रहा है। और अगर मैं साथ साथ ये भी प्रश्न बना के पूछ लूँ कि भाई परमाणु क्रमांक के आधार पे आवर्त सारणी किसने दी? आवर्त सारणी का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किस वैज्ञानिक ने किया? तो बता सकते हो आराम से। ठीक है, किसने किया? 4 ऑप्शन वही कि भाई डाइबी राइनर, उसके बाद में न्यूलैंड, मेंडलीव और मोजले। तो किसने ले ली? मोज। इधर हेनरी ने, और इन्होंने क्या किया? परमाणु क्रमांकों के आधार पे वर्गीकरण किया। यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो बताओ। देखें यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो यहाँ आप आगे बढ़े अपन। ठीक है, ये तो हो गई भाई इनका वर्गीकरण हो गया, इन्होंने वर्गीकरण दे दिया। अब आवर्त सारणी का दीर्घ रूप दिया था, उस आवर्त सारणी के दीर्घ रूप से संबंधित हम 2 बातें करें और फिर हम चर्चा सीधी सी आवर्त सारणी बनाए। आवर्त सारणी में आवर्त वर्ग
उनके आधार पे तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है उनके बारे में हम पढ़े। ठीक है, उससे पहले एक और नॉर्मल सी चीज़ याद रखो भाई, नॉर्मल तरीके से बात करें तो हम ये जो तत्वों के नाम थे उनके सिंबल किस प्रकार से लिखे गए उनके बारे में नॉर्मली है, टॉपिक से हटके हैं, लेकिन आपके कहीं ना कहीं वापस अगर पता रहे तो ठीक है कि भाई जो तत्वों के नाम दिए वो किस प्रकार से दिए हुए हैं उनका भी। भाई हाइड्रोजन है तो पूरा H दिया हुआ है हाइड्रोजन का सिंबल, ठीक है, प्रतीक है वो H दिया हुआ है, वो प्रतीक किस प्रकार से दिए हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम आवर्त सारणी को पूर्ण रूप से बनाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें करेंगे। अब देखो उसके बाद में आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, ये थोड़ा सा एक लिख दो हेडिंग डाल के कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप हेडिंग डालना। ठीक है, और दिया किसने? रेंग व वार्नर नामक कोई वैज्ञानिक था, इन्होंने दिया। ठीक है, रेंग और वार्नर ने दिया, अपने को नॉर्मल तरीके से याद रखना है। ठीक है, रेंग और वार्नर ने दिया। अब दूसरी चीज, अब इनकी जो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप था उसमें आवर्त थे कितने? 7। उसके बाद में सेकंड चीज के वर्ग थे 18। वर्ग कितने थे? 18 थे। ये अपने को याद रखना है, आराम से हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, कोई किसी प्रकार की शायद ही समस्या है दीर्घ रूप में। अब हम देखो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि भाई जो प्रतीक है उनके बारे में थोड़ी सी, कि भाई जो तत्व प्रतीक जो तत्व दिया है, जैसे भाई अपन बात कर ले हाइड्रोजन, इसका प्रतीक क्या दिया दिया? H। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धतियां हैं उन्होंने कि भाई जो भी तत्व की खोज की जाए अब उनको तो प्रतीक से ही पहचाने अपन। ठीक है, अपन पूरा का पूरा नाम कहाँ से याद रखे? अपन बात करें भाई एक आवर्त सारणी में अपने को तत्व मिलेगा पोलेनियम करके PO। अब पूरा नाम किन किन का याद रखे? 118 तक अपन रखे, अनिल ऑक्टेनियम अगर बात करें 118 नंबर के तत्व का नाम आएगा। अब इतने नाम अपन याद कब रखेंगे? तो इनका क्या कहा कि भाई आवर्त सारणी में क्या करो? प्रतीकों को रखो। ठीक है, अगर हमें प्रतीक याद रहेंगे तो हम आराम से इनके तत्वों के बारे में जो है वो नाम अपने आप याद रहेंगे, अपने को प्रतीक याद रहेंगे। उस पर अगर किसी का भी प्रतीक अपने खुद की बात करें, देखो अपने खुद की बात, प्रतीक तो वही कि भाई इनके जो अंग्रेजी स्पेलिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन की तो कि भाई पहला जो शब्द है उसी को उठाओ, वही इस हाइड्रोजन का क्या होगा? प्रतीक होगा। जैसे अपने नॉर्मली देख लो भाई, अपन खुद का नाम नहीं रखते क्या? जैसे अपने मेरे किसी फ्रेंड का नाम देखो, जैसे धीमाराम, तो वो रखता है डी। ठीक है, अगर उसके पीछे धीमाराम कुमार की बात करते तो वो डीके, ये प्रतीक रख दिया। ठीक है, अब ये जो प्रतीक रखे उनमें भी थोड़ी सी चीज रखी उन्होंने कि जो ये प्रतीक थे उनमें कि भाई जो पहला तत्व है, पहला तो है। अब यहाँ तो धीमाराम कुमार की बात करें तो डीके हो गया। अब भाई कोई दूसरा आएगा, जैसे नाम दूसरा आएगा तो उसको भी अलग प्रकार से नाम देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई और आ जाए, ठीक है, धोलूराम आ जाए, ठीक है, तो उसका भी भाई धोलूराम का भी डी, और इधर धोलूराम कुमार आ जाए तो उसका भी डीके हो जाए कि भाई वो भी रखना चाहिए डीके। तो वो उनको इन्होंने एक और साथ में कहा कि जो पहले नाम किसी का आ गया, पहले नाम किसी को आवर्त सारणी में दे दिया, तो उसके बाद में जिस तत्व की खोज की जाएगी तो उसका दूसरा नाम है वो कॉमन नाम है, उसके साथ में भाई धोलूराम था तो DRK रख देंगे। ठीक है, उस प्रकार से नाम रखेंगे। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन के बाद में कौन सा आया? हीलियम। ठीक है, यानी HELIUM। तो ये चीज है कि भाई हीलियम की H था वो तो किसके तौर पे आ गया? पहले ही
हाइड्रोजन की। अब स्पेलिंग लिखेंगे तो सेकंड अक्षर तो हमेशा स्मॉल आता है, तो सेकंड अक्षर हमेशा प्रतीक के रूप में भी स्मॉल ही रखेंगे। तो इधर सेकंड कौन सा आ जाएगा, HE आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या समझने में? भाई अगर कोई नाम ले ले अपन कालूराम तो वही रखेंगे KR। ठीक है, यानी कि प्रतीक रख दिया उन्होंने, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से नामों के प्रतीक रख दिए। तो ये जो तत्वों के नाम थे उनके भी अलग अलग प्रकार से सिंबल रख दिए। जैसे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का H रख दिया। अगर बात करें आगे अपन हीलियम था तो हीलियम, पहले एक नाम अगर किसी का आ गया तो वापस से उसका नाम नहीं आएगा। अपने अपने कक्ष की बात कर लो, अगर हम ऑफलाइन जब भी स्कूल में विद्यालय में हम पढ़ते थे तब की बात करें तो सीधा सा भाई नाम अपने, अगर किसी एक नाम की 4 प्रजाति हो जाती, प्राणी थे उनके नाम अगर थे तो अलग अलग प्रकार से उनके नाम के साथ में या तो उनके पिता का नाम ऐड करते या फिर उनके नाम के पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर लिखते। तभी तो कि भाई राम 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 है तो राम फर्स्ट, राम सेकंड, राम थर्ड, राम फोर, या फिर राम सन ऑफ, जो भी उनके बारे में इस प्रकार से रखते थे। तो वही चीज़ यहाँ इनके प्रतीकों के रूप में रख दी। ठीक है, शायद ही कोई समस्या है इनमें, तो याद रखना बस नॉर्मली तरीके से कि भाई प्रतीक किस प्रकार से दिए, प्रतीकों के नाम किस प्रकार से दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर कोई समस्या है तो देखना, अगर है तो पीछे वापस टॉपिक वापस देखना कि भाई हाँ इस जगह पे समस्या थी और इस प्रकार की समस्या थी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, आपके उस समस्या का निवारण किया जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद में हम आगे बढ़े आवर्त सारणी की तरफ। अब आवर्त सारणी की तरफ, आवर्त सारणी नॉर्मली तरीके से अगर आप क्लास देख रहे हो और निश्चित तौर पे आपने मन में ठान ही लिया है, अपना एक मोटिव बना ही लिया है कि मेरे को केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है और केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं वो मेरे को अच्छे से ईमानदारी से करने हैं, तो यही है कि भाई आवर्त सारणी जैसे जैसे यहाँ आज समाप्त करें तो आगे जो भी चीज़ आपको कही जाए तो वो कल तैयार करके रखें। ठीक है, शाम को 7 बजे से पहले हमारी क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा हमेशा। ठीक है, अब देखो तो वही है निश्चित एक समय टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो आप भी अब आवर्त सारणी के बारे में बात करें तो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर थे उनको तो वर्ग का, और जो आड़े थे उनको क्षैतिज थे उनको क्या कहा कि भाई ये क्या है, अपने आवर्त हैं। ठीक है, तो हम आवर्त सारणी का प्रारूप बनाए और प्रारूप बना करके हम उनमें क्या रखेंगे, प्रतीक रखेंगे और परमाणु क्रमांक रखेंगे। उन तत्वों के नाम तो अब सबके अपने आप, जैसे जैसे हम प्रतीकों को लिखेंगे एक एक बार 2 बार अपन देखेंगे तो अपने आप अपने तत्वों का नाम अपने को याद रह जाएगा। प्रतीक बनाना और आवर्त सारणी को किस प्रकार से बना सकते हो वो अपन अपने पे हैं। तो हम आवर्त सारणी को पूर्ण तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो सबसे पहले वर्ग की बात करें हम। अब आवर्त सारणी का जो मोटिव है, जो मेन तरीके से प्रारूप है वो तो आप सबको पता है, कल भी बताया था आवर्त सारणी का प्रारूप किस प्रकार से बनता है, तो आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, वापस से एक बार बता रहा हूँ। तो अपन एक तरीके से चलेंगे भाई, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इधर जो भी है ये क्या है, वर्ग है, और इधर जो भी है वो क्या है, आवर्त है। यानी कि ये आवर्त संख्या 1, इधर आवर्त संख्या 2, आवर्त संख्या 3, हम बात करें आगे 4, 6 और 7। और 7। ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी के जो आवर्त हैं इस प्रकार से, वर्गों को इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये वर्ग कौन सा भाई, 1, इसे अपन रोमन अक्षरों में कहे तो फर्स्ट ए, इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट ए। अब पहले वर्ग के तत्वों की इधर ये कौन सा हो गया भाई, सेकंड ए। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे उनके तत्वों के बारे में जो आवर्त सारणी बनाएंगे। ठीक है, आवर्त सारणी इस प्रकार से बनाना, थोड़ा सा स्पेस बना के
ठीक है। आज जितना आज करवाए उसके बाद में कल की जो क्लास होगी उसमें आज से आगे करवाएंगे, ठीक है। अब देखो निश्चित रहो आप। अब इधर पहला तत्व कौन सा, हाइड्रोजन। कल भी बताया था 20 तक तो तत्व अपने को याद रहने ही चाहिए, मुख्य जबानी याद रहने चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये अपने को याद रहने ही चाहिए। तो 20 तक की बात है तो पहले पे कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दीर्घ रूप में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान मिल गया बेचारे को, ये भटक रहा था। वही है ना कि भाई हम वही जो हम प्राणी हैं झोला लेके इधर उधर भटकेंगे, वही थे बाबा ये। तो इनको एक निश्चित स्थान मिल गया, और निश्चित स्थान कौन से परमाणु क्रमांक के तौर पे मिला, परमाणु क्रमांक 1 के तौर पे मिल गया। किसको, हाइड्रोजन को। अब आपको मैं थोड़ी सी ट्रिकों के साथ बताऊंगा। अब अपने को वर्गीकृत किया, वर्ग के आधार पे अपन कर लेंगे, पूरा का पूरा एक वर्ग लिख देंगे। उसके बाद में मैं आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगा इनके परमाणु क्रमांक हम कैसे निश्चित करें, यानी कि परमाणु क्रमांक कैसे लिखे, आवर्त सारणी को पूरा कैसे लिखे, पूरा का पूरा निश्चित रहो आप, आपको पूरा यहाँ समझाया जाएगा, बस साथ में बने रहो आप, ठीक है। अब देखो दूसरा लिथियम, इधर सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बिस्मिथ और राजी, ठीक। अब देखो इनकी ट्रिक से याद रखो इनको भाई, सीधा सा। अब अपने को तो इधर टिप लिया, अब अपने माइंड में आए यार ये क्या कर रहे हो आप, सीधा का सीधा समेट रहे हो कि भाई HLiNa, पोटेशियम, रुबेडियम, ये आप लिख रहे हो, हमें तो थोड़े ना पता है। तो आप भी इनको ट्रिकों के साथ याद रखो कि भाई इनकी ट्रिक बना दो अलग से, ठीक है। थोड़ी सी तो अब बनानी पड़ेगी, मजाक की हास्यप्रद तरीके से कोई भी ट्रिक बना दो। जैसे भाई मैंने तो इसकी बना रखी है, बनाई है, हमें भी किसी ने बताई दी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने भी बना ली, बता दी कि भाई इसकी हो गई कि हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। साथ साथ में कहीं पे लिख लेना, अपने को याद रहे कि भाई क्या हो गई, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, नॉर्मल तरीके से। तो हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, कोई समस्या शायद ही आए, ठीक है। सेकंड चीज क्या है अपन, इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम के लिए तो ट्रिक क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी तो अब काहे का रोए, ठीक है। थोड़ी सी अपन नॉर्मल तरीके से बना लो कि भाई अब अगर बेटा मांगे, बेटा जाते ही जैसे ही क्लास खत्म हो जाए और इधर आप शुरू हो जाओ मांगने कि भाई कार स्कूटर, तो बाप राजी होंगे। राजी तो होने से रहे पिताजी, वो सीधा का सीधा आएंगे डंडा लेके ही कि कौन से टीचर हैं ऐसे राजी होने वाली बात बताते हैं, ठीक है। तो राजी तो नहीं हो, बेराजी ज़रूर हो सकते हैं। तो वो है कि भाई बाप को अपने आप से देख लेना कि भाई राजी रखे या रोए, ठीक है। अपन मध्यम वर्गीय हैं उनके लिए तो राजी वाला ऑब्वियसली बात है कि भाई सेट होने से रहा। बाकी ट्रिक अपने तो यही बना लें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। रोए अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है, अपने माइंड में रख लेना, बाकी मांगना मत जाके कि भाई कार स्कूटर दो, ठीक है। ये हो गई ट्रिक इसकी भी। इसके बाद में आगे बढ़े जैसे जैसे, तो यहाँ वर्ग की बात करें अपन, इस वर्ग को नाम दिया मैं थर्ड बी। स्कूटी याला एक्टिवा, ठीक है। अब स्कूटी वाला तो एक्टिवा ही होता है, एक्टिवा की है स्कूटी, तो इस प्रकार से ट्रिक से नाम रख ले कि भाई स्कूटी याला एक्टिवा, ठीक है। ये सारी की सारी ट्रिक है, इस ट्रिकों के आधार पे हम आगे जो बात है, यानी कि इनके बाद में जो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए तो बस इतना सा है, अपना वक्त होता है यहीं पे समाप्त। थोड़ी सी हम चर्चा करें तो थोड़ी सी तरीके से कि भाई इनके जो आगे की जो है आवर्त सारणी इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। इनकी ट्रिकों को अपने आप से याद रख लेना कि हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे वाली वही स्कूटी वाला एक्टिवा, थोड़ा सा ये नॉर्मली तरीके से याद रखना। अपने मध्यम वर्गीय हैं और उनके लिए तो राजी हो ही कहाँ से, खैर, ठीक है। ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो
फिर एक और इनके परमाणु क्रमांकों के बारे में। अब वो पूरी तो पूरी लिखे कहाँ से, थोड़े से अगर वो नॉर्मल तरीके से कि भाई इनके परमाणु क्रमांकों की भाई पहले कक्षक के जो 18वें वर्ग में तत्व होगा उसके कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं कि भाई पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32, इस प्रकार से तो वो ऐड करने होते हैं साथ में। तो इसमें पहले पे कितने, 1। सेकंड में अगर हम बात करें कि भाई सेकंड में क्या करेंगे तो ऐड करके कि भाई 2 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 3। थर्ड की बात करें तो थर्ड में भाई सोडियम है तो इसके साथ कितने ऐड करेंगे, 8, तो कितने हो गए 11। हम बात करेंगे इधर भी 8 ऐड करेंगे तो कितने हो गए 19। अब बात करेंगे आगे कितने बढ़ेंगे भाई, 18 बढ़ेंगे। 18 बढ़ेंगे तो इनके कितने हो गए भाई 37 हो जाएंगे। अब इस 37 में क्या ऐड करेंगे हम, वापस से 18 ऐड करेंगे और 18 ऐड करेंगे कितने हो गए 55। और अब इस 55 में ऐड कितने करेंगे, ये जा करके आखिरी कोर्स में यहाँ आएगा 18वें में हम बात करेंगे तब 32 भरे जाते हैं तो कितने ऐड करेंगे 32 ऐड करेंगे। तो 32 ऐड करने पे कितने हो जाते हैं भाई 87 हो रहे। अब इसी तरह से यहाँ पे बात करें तो ये भाई 3 है तो यहाँ अपने आप लिख सकते हैं कितने 4, 11 पे हैं तो कितने 12, परमाणु क्रमांक कितना हो गया 12। इधर 19 पे है तो इसका 20, इसका 38, इसका 56 और इधर 80।